अम्बेडकरवाद की परिभाषा हमारे समाज के बीच जो दलाल पैदा हो गए हैं उन्होंने इसकी परिभाषा बदल दी है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो मुसीबत के समय संगठन को याद करते हैं। राजनेता तो पार्टी से बने हुए हैं, वो पार्टी के पैरामीटर्स में काम करते हैं, समाज के हितों से उनको कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। तो जहाँ जातिवाद होगा वहाँ भेदभाव होगा। ज्यादातर माँ बाप ने अपने बच्चों को SC ST वाली बात समझाई नहीं। अगर घर में जनरल कैटेगरी की लड़की आ गई है तो वो अम्बेडकरवाद को नहीं पनपने देती। अगर लड़की किसी जनरल कैटेगरी के साथ चली गई है तो वो अम्बेडकरवाद को नहीं पनपने देती। अगर आप अपने घरों की, अपने परिवारों की रक्षा करना चाहते हैं, आपको आपके अपने सशक्त समाज की आवश्यकता हर कदम पर पड़ेगी। बटोगे तो कटोगे। दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस व्यक्तित्व के साथ बात कर रहे हैं वो व्यक्तित्व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशंस, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ SC ST बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स, इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जिनसे हम आज बात करते हैं। सर, आपका पुनः एक बार त्रिवेज मीडिया में स्वागत। धन्यवाद। जय विनोद। सर, आप LIC को लेकर जो एसोसिएशंस और उनका फेडरेशन जो चला रहे हैं, आज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो आपकी तुलना में कोई भी अभी LIC या किसी भी अन्य संगठन में खड़ा नहीं हो सकता है। ये आपके सफलता का क्या राज है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम जीवन में उतार लें और अपने हितों को ध्यान में रख करके उन सिद्धांतों से अगर हम समझौता नहीं करते तो हमारा जो व्यक्तित्व है समाज के सम्मुख जो जाएगा, समाज उसको दिल से स्वीकार करेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा और इस विचार से समाज को एक नई दिशा भी निश्चित रूप से मिलेगी। समस्या यहाँ पैदा होती है कि हम अम्बेडकरवाद को अपने पारिवारिक हितों तक सीमित रख करके उसका प्रयोग करते हैं। अगर अम्बेडकरवाद को जीवन में उतार लिया जाए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश की 1/4 आबादी, जिसको हम अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जानते हैं, अगर वो समाज बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में उतार ले तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोलता हूँ कि भारत का शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारे समाज का कोई भाई और बहन बैठ कर के न केवल अनुसूचित जाति जनजाति समाज का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत जैसे राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम करेगा। समस्या यहाँ आकर टिक रही है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ 22.5% के आरक्षण का लाभ लेकर सरकार की नौकरी में IAS, IPS, चपरासी और कलेक्टर, आप इंस्पेक्टर, भिन्न भिन्न पदों पर हमारे लोग आए। 40 लाख लोग, DOPT का जो डाटा है उसके अनुसार जिस दिन भारत सरकार ने पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू करके वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को वापस किया, उस दिन 1997 के अंदर भारत सरकार के रोल पर 40 लाख लोग SC ST के काउंट किए गए। इतनी बड़ी संख्या में जो बाबा साहब अम्बेडकर की दिए आरक्षण से लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए और मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति को अगर सरकार की नौकरी में आने का अवसर मिलता है, चाहे वो चपरासी भर्ती क्यों ना हो, चाहे IAS भर्ती क्यों ना हो, उस व्यक्ति से जुड़े हुए कम से कम 20 उसके परिवार के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ 25% का जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभाओं में, उससे 131 लोकसभा के सांसद हर 5 साल बाद चुने जाते हैं और करीब 4200 MLAs पूरे कंट्री के अंदर जो है 5 साल के बाद चुनकर आते हैं। ये सभी MLAs और MPs, ये मिनिस्टर भी, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आरक्षित कोटे के तहत राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में मंत्री बनाना भी पड़ता है और ये मंत्री बनते भी हैं। कई बार तो ये आरक्षित कोटे की आवश्यकता के अनुसार तत्कालीन सरकारों की मजबूरी के चलते इनको राष्ट्रपति जैसे पद पर भी कई बार सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से हमारे लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, उन पदों पर पहुँचने के बाद उनका अम्बेडकरवाद से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता। वो पार्टियों के बिल्कुल बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर की हैसियत से काम करते हैं। अपने समाज के हित की एक भी कोई बात वो उठाने की उनमें क्षमता होती नहीं है। अपने समाज से वो दूरी बनाकर चलते हैं और सामान्य जाति के लोगों के हाथों की कठपुतली बन कर के मैं ये कहूँगा कि उन पदों के साथ में जो न्याय अपने समाज के साथ उन्हें करना चाहिए, उस न्याय को कभी नहीं करते। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि जब तक कोई सच्चा अम्बेडकरवादी
जब तक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला सच्चा कोई अम्बेडकरवादी जब तक शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली बहन मायावती जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने जिस तरीके से समाज के महापुरुषों का मान और सम्मान बढ़ाया, सारे प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और करीब 25 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कि एक देश के बराबर, देश से भी बड़ा एक राज्य माना जाता है, उस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करके जो समाज का मान और सम्मान एक अम्बेडकरवादी हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो बढ़ाया, उससे हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। और हमें बाबा साहब के द्वारा जो भी हम लोगों को लाभ दिए गए हैं, जो भी प्रावधान हमें किए गए हैं, उनको हमें अपने परिवार तक सीमित न रखते हुए अपने समाज तक उनको हमें फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि जैसे बाबा साहब के विचार जो है हम अपने व्यक्तित्व का वो अंग बनाएं। होता यूँ है कि जैसे आप हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक परिवार को संभालना भी मुश्किल होता है, तो आपने पूरे भारत के खासतौर पे फेडरेशन के जो भी कर्मचारी अधिकारी उनको संभाल के रखा, तो क्या इन सब के व्यक्तित्व में आपने अम्बेडकरवाद को उतारा है, उनको वैसे कोशिश की है, या वो पढ़ लिख कर अम्बेडकरवादी खासतौर पे व्यवहार में भी बन गए हैं और विचारों से भी बन गए, ऐसा आपका अनुभव रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना एक सौभाग्य है कि मुझे बाबा साहब के आशीर्वाद से, जैसा आपने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में जो 31,000 लोगों का कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है, उसका पिछले मैं समझूंगा कि 35, 36, 40 साल से मुझे राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य करने का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है। और 1997 में जब भारत सरकार ने SC/ST के रिजर्वेशन को समाप्त किया था, उस समय जो महासंघ, सारे देश के 40 लाख लोगों का जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का ये महासंघ परिसंघ बनाया गया था, उसमें भी मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों में मुझे अभी कनाडा की धरती टोरंटो पे बुलाया गया। वहाँ पर ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड का एक संगठन वहाँ पर तैयार हुआ। उसमें वहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन का संचालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसमें जब टोरंटो 2025 डिक्लेरेशन 2025 डिक्लेरेशन की बात आई, तो वो मेरे द्वारा ही संगठन का नाम अनाउंस कराया गया और मेरे द्वारा ही कमेटी का डिक्लेरेशन कराया गया। तो मुझको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि उस संगठन के अंदर बनाया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा एक एक पल और एक एक क्षण अपने बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित है। जैसा कि आप दिल्ली का अनेकों बार आपका आगमन हुआ है, देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से 1997 में एक कार्यालय बना। 4000 स्क्वायर फीट का वो कार्यालय है, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं, एयर कंडीशनड हैं और समाज के हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का दिल का नॉट प्लेस, और उसमें भी हम लोगों ने बाबा साहब के आशीर्वाद से ये जगह बना करके समाज को समर्पित करने का काम किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदमी कार्य करता है, लेकिन उसके कार्य की समीक्षा वो स्वयं नहीं कर सकता। उस समाज जिससे जुड़ा हुआ है, जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, वो उसकी समीक्षा करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि मैं 4 साल पहले भारतीय जीवन बीमा निगम की नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दिया, VRS लिया। उसके बाद भी मुझे उस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव मेरे मना करने के बाद भी बनाया गया। महासंघ का भी जो एक बड़ा संगठन है 40 लाख लोगों का, उसका भी मुझे लगातार राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चुना जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि मेरी जो दिशा है वो बाबा साहब अम्बेडकर मिशन से पूरी तरह प्रेरित है। मेरा समाज मुझे अपनी स्वीकार्यता देता है और शायद इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी जिनकी आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्य करने का मुझे मौका मिलता है, मैं 100% की शिद्दत से उसको अंजाम देने की कोशिश करता हूं। और मेरे समाज का भी आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन मुझको हर कार्य में जब प्राप्त होता है तो कार्य करने का आनंद और बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, आप अभी जो LIC के जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का जो खास तौर पे संगठन चला रहे हैं, तो इसमें विगत 40-45 साल में कोई अन्य संगठन भी खड़ा हुआ, अगर खड़ा हुआ वो क्यों पनप नहीं पाया जो आपका व्यक्तित्व पूरे देश के संगठन को आज भी 40-45 साल से सजोए हुए है और वो ताकतवर तरीके से काम कर रहा है? तो इस सफलता का जो सबसे पहले जो श्रेय
और रहस्य जो आप क्या कहना चाहोगे इससे? देखिए, आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जो आप कहते हैं वही आप करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस रास्ते को स्वीकार करता है कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के विषय में अगर जो वो कथनी करता है और वही करता है, तो ये समाज को अपील करती है बात। और यही कारण है, मैंने कोई विशेष ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं आपके सामने, समाज के सामने उल्लेख करूं। मैं तो इतना कहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में जब तक अंतर नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा, तब तक आप उपहास का शिकार नहीं बनेंगे। जिस दिन आपकी कथनी और करनी में फ़र्क आ जाएगा, समाज बड़ी बारीकी से हर व्यक्ति का अध्ययन करता है। समाज एक ऐसा मतलब दर्पण दिखाने का काम करता है, वो जानता है क्योंकि एक आप कितनी भी चालाकी से किसी चीज़ को आप करते हैं, लेकिन आपकी चालाकी अगर समाज नहीं पकड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बाबा साहब मिशन के प्रति 100% अगर ईमानदार हो करके उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हैं, तो समाज आपको पलकों पर बिठाएगा। अगर आप अम्बेडकरवाद को देखिए, आज अम्बेडकरवाद का बड़ा दुख की बात कहता हूँ, अम्बेडकरवाद की परिभाषा हमारे समाज के बीच जो दलाल पैदा हो गए हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा बदल दी है। जो व्यक्ति अम्बेडकरवाद को जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है, जो व्यक्ति हमारे समाज का अम्बेडकरवाद को जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है, वो अपने स्वयं में अपने भाषा में अपने आप को उतना ही बड़ा अम्बेडकरवादी कहता है, जबकि समाज में उसकी स्वीकार्यता अगर देखूँ मैं तो शून्य से भी नीचे जाती है। तो ये जो मैं आपका सवाल है, उसका सवाल का जवाब यही है कि हमें कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करना है। बाबा साहब के मिशन को पूरी शिद्दत के साथ में अपने जीवन में उतार करके लोगों की मदद करनी है, लोगों को सहयोग करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से समाज आपको 100% की स्वीकार्यता देगा और आप आने वाले दिनों में हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने संगठन को मजबूत बनाया है पूरे भारतवर्ष में, और आपने उसको पूरी तरह से अम्बेडकरवाद, फुले शाह अम्बेडकरवाद की विचारधाराओं पे चलाया है, तो इस 40 साल के संगठन के अनुभव में क्या ऐसा भी मौका आया है कि आपके संगठन के कर्मचारी अधिकारियों के संदर्भ में खासतौर पे ऊंची जातियों के अधिकारियों ने कुछ जाति भेद भी किया हो, इस संगठन के दबाव के बावजूद ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो? देखिए, जो भी आप मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सड़क पर यात्रा करते हैं तो वहाँ एक कोटेशन लिखा रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। SC ST वाले मामले में मैंने ये महसूस किया है कि अगर आपका दबाव कम होता है तो सामने वाला जो भी मैनेजमेंट है वो कोई कसर आपके साथ अन्याय करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सौभाग्य है LIC परिवार का, भारतीय जीवन बीमा निगम परिवार का सौभाग्य है कि यहाँ पर मैनेजमेंट को मौका, जो हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपने लिए जीते हैं और वो प्रबंधन के इशारे पर जगह जगह संगठनों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि LIC के अंदर भी ऐसे तत्व पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन संगठन का स्वरूप इतना मजबूत है और संगठन को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर है, उनके जीवन का जो मतलब लक्ष्य बड़ा स्पष्ट, बड़ा साफ है। इसलिए ऐसे एलिमेंट आते रहें, जाते रहें, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और प्रबंधन को जब जब भी मौका मिलता है वो कोई मौका SC ST को नुकसान करने का नहीं छोड़ता, लेकिन संगठन की ताकत के चलते हुए प्रबंधन को फिर बैकफुट पर आना पड़ता है और जो SC ST समाज के हक उनको मिलने चाहिए, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, प्रबंधन को मजबूरी में उनको देना पड़ता है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि LIC के अंदर भी क्या ऐसे एलिमेंट नहीं है। यस, ऐसे एलिमेंट हैं जो मैनेजमेंट के साथ मिलकर के समाज और संगठन को कमज़ोर करने का काम निरंतर करते रहते हैं। अन्य संगठनों में भी मैंने इस समस्या देखी है कि वहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट जब पैदा होते हैं तो मैनेजमेंट उनको बहुत बढ़ावा देता है और मैनेजमेंट के बढ़ावे पर संगठनात्मक ताकत कमज़ोर होती है और उसका नुकसान वहाँ के आम जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि संगठन जब कमज़ोर होता है तो प्रबंधन मजबूत होता है। मजबूत होकर के वो अपना मर्जी से लोगों के साथ अन्याय जब करता है तो निश्चित रूप से वो पीड़ा की बात होती है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि LIC के अंदर हर संभव ये कोशिश की गई है
कि किसी भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहन के साथ में किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार ना हो, और अगर कहीं ये पाया जाता है तो संगठन पूरी मजबूती के साथ सक्षमता के साथ में उस विषय को उठाता है और अपने साथियों को, अपने भाइयों बहनों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करता है। और सौभाग्य की बात यह है कि संगठन के प्रयास अक्सर सफल भी होते हैं। बिल्कुल। इतने बड़े संगठन का जो दबाव होता है, संगठन एक ताकतवर है, क्या कभी ऐसा अनुभव भी होता है आपको कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं संगठन के अंदर भी, कि कुछ उनके ऊपर अगर कोई संकट आता है या कोई उनके ऊपर कोई नुकसान की वजह होती है, तो ऐसे वक्त में संगठन का उपयोग करने के लिए संगठन में आ जाते हैं और उनका अगर काम हो जाता है तो संगठन से बाहर भी चले जाते, ऐसे कोई अनुभव आपके रहे हो? यस, ये तो जो अभी आपने कहा कि ऐसी संख्या तो बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो मुसीबत के समय संगठन को याद करते हैं, संगठन के पास आते हैं, संगठन के साथ अपना रोना धोना करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। और उसके बाद में जब उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं तो उसके बाद हमें वो संगठन की तरफ उल्टा मुड़ करके भी नहीं देखते। ऐसे मेरे जीवन के अंदर तो इतने अनुभव हैं, इतने कटु अनुभव हैं कि मैं अगर उनका व्याख्यान करना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो अभी आपने कहा है, हमारे समाज के अंदर ऐसे तत्वों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छी संख्या है। मैं आपको यहाँ एक नाम लिए बिना कोट करूँगा। अमृतसर के अंदर एक कर्मचारी था, उसका प्रमोशन हुआ और प्रमोशन पर उसको अमृतसर से दिल्ली पोस्ट किया गया और उसको रिलीव कर दिया गया। उसके बाद में, आज से मैं करीब 30 साल पुरानी बात बताता हूँ, उसके बाद संगठन ने प्रयास किए और उसको आदेश को निरस्त करा करके दिल्ली से उसका ऑर्डर चेंज करा करके अमृतसर में करा दिया। उसके बाद फिर उसके दूसरे प्रमोशन पे उसको लुधियाना पोस्ट किया गया और संगठन ने उस ऑर्डर को निरस्त करा करके उसको फिर अमृतसर करा दिया। उसके बाद फिर अगले प्रमोशन पे उसको कहीं दूसरी जगह पोस्ट किया गया, फिर उसको वहाँ से निरस्त करा कर उसको पंजाब में पोस्टिंग करा दी गई। तो उसकी पूरी ज़िंदगी पंजाब में ही निकल गई जहाँ का वो रहने वाला था। उसके बच्चे का भी ये मान के चलें कि किसी बैंक के अंदर प्रोविजनल अफसर का जो एक पोस्टिंग का इशू आया, उसकी पोस्टिंग में भी उसकी मदद की गई और उसकी पूरी ज़िंदगी में संगठन ने उसको बड़ी भारी मदद की। अभी मैं टोरंटो के दौरान जब मेरा टोरंटो विजिट हुआ तो मेरे मन में ये भाव आया कि ये आदमी इस टोरंटो सेटल हो गया है और टोरंटो अगर है तो एक शिष्टाचार भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमारे LIC परिवार का व्यक्ति है। लेकिन जब मैं टोरंटो गया तो उससे पहले मैंने अपना टूर प्रोग्राम उस व्यक्ति के पास भेजा और उस व्यक्ति ने 0% भी मेरे 4 दिन के टोरंटो स्टे जो मेरा रहा, उसने 0% भी उसमें इवन उसने कहा कि सर आपको घर पे आना है, घर पर सर आपको आशीर्वाद देना है और घर पर जो है समझ। लेकिन 4 दिन के मेरे स्टे के दौरान उस आदमी का एक बार भी टेलीफोन तो आया ही नहीं। और ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं, ये सिद्ध करती हूँ। ऐसे एक एग्जाम्पल हो तो दुख नहीं होता, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल जब थोक के भाव होते हैं तो निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ये दुख तो होता है कि इतने लोगों की इतनी भारी मदद की गई। इन लोगों को बाबा साहब मिशन के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ कि नहीं, लोग फ़ायदा लेने के बाद में समाज के प्रति, संगठन के प्रति अपने समर्पण का भाव ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं। और उसी का कारण ये है कि आज जो दुर्दशा भारत के अंदर जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज की दुर्दशा हुई है, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम फ़ायदा लेना तो जानते हैं, लेकिन समाज को जब देने का नंबर आता है तो हम ना केवल 50%, ना केवल 90%, बल्कि मैं कहूँगा कई बार तो 100% हम लोग कोताही बरतते हैं। इसीलिए एक मजबूत समाज और मजबूत संगठन की जो स्थापना होनी चाहिए थी, वो संगठन और समाज इतना मजबूत नहीं हुआ। इसीलिए जब किसी गांव में बेटी के साथ में 12-14 साल की होती है तो उसके साथ में जब रेप किया जाता है और रेप करने के बाद में उसका गला उसी की चुन्नी से घोट करके उसे मार दिया जाता है, उसके बाद वो उसी की चुन्नी से उसको पेड़ पे लटका दिया जाता है और उसके बाद पुलिस अधिकारी आकर के उसको
सुसाइड केस करके उस फाइल को बंद कर देते हैं। तो उसका कारण क्या है कि वो जो गरीब समाज की बेटी, उसके साथ उसका समाज नहीं खड़ा हुआ है। भारत के अंदर जिन समाज की बेटियों के साथ उनका समाज खड़ा है, उनके साथ कोई बलात्कार तो छोड़िएगा, उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसा हुआ था तो पूरा मुजफ्फरनगर जल गया था उत्तर प्रदेश में। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जब तक उन बेटियों के साथ उनका समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक उनके साथ इस टाइप के अत्याचार, बलात्कार बंद नहीं हो सकते। समाज को इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ करके समाज को मजबूती देने में जो भी वो कर सकते हैं, उन्हें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। क्या समाज के ऐसे व्यक्तित्व का जो अनुभव आपको होता है, जैसे आपने पंजाब के एक उदाहरण का नाम न लेते हुए भी जो बताया, तो उसके बाद क्या आपको ऐसी कभी निराशा महसूस होती है? ऐसा लगता है कि ये सार्वजनिक जीवन का कार्य छोड़ दे, ऐसी कोई निराशा वगैरह कभी आती है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरित व्यक्ति के मन में कभी ये भाव नहीं आ सकता। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का सार अगर देखते हैं तो उनको तो हर कदम पर निराशा ही मिली। उनको लोकसभा का चुनाव हराया गया, समाज का समर्थन जो उनको मिलना चाहिए तो समर्थन उनको नहीं मिला। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जो कुछ भी दिया, उसके बाद में समाज को तो उनके पैर धो कर पीने से भी उनका कर्जा नहीं उतरता। इसके बावजूद भी हमारे समाज के एक व्यक्ति को उनके सामने लोकसभा में लड़ाया गया और बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में तो ऐसे कटु अनुभव रहे, लेकिन कभी भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, उनका अनुयायी हूँ, उनके रास्ते पर चलने का मैं हर संभव कोशिश करता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे एलिमेंट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ऐसे एलिमेंट को अगर आधार मान करके हम अपनी विचारधारा बदलते हैं तो फिर अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमें अपनी विचारधारा पर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर अटल रहना है और अपने माध्यम से जो भी उनका अनुसरण करते हुए अपने समाज को जो भी हम मजबूती देने का काम कर सकते हैं, हमें हर संभव कोशिश करनी है। बिल्कुल सर, आप जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक अधिकारी कर्मचारियों का जो जीवन अभी हम देखते हैं कि अच्छा एक सफल जीवन दिखता है, लेकिन अभी जो कुछ नीतियां बन रही है वो नीतियां जीवन बीमा निगम का भी एक निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रही। ऐसे में क्या हमारे समाज के लिए कोई भविष्य अगर नहीं रहता है सार्वजनिक संस्थाओं में, तो क्या इसके लिए संगठन के माध्यम से कोई दबाव तंत्र आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में ऐसा खड़ा हुआ है कि इसका निजीकरण ना हो? देखिए, जब वर्ष 1997 में भारत की सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे और आरक्षण को खत्म कर दिया था, जो लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है और बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद में ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का महासंघ परिसंघ बनाया गया था और इसके मातहत दिल्ली के रामला मैदान के अंदर लाखों लाखों लोगों की रैलियाँ आयोजित की गई थी और उसके बाद सरकार दबाव में आई और उस समय 3 दिन पार्लियामेंट लोकसभा बंद हुई। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। संविधान सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, संविधान में 3 संशोधन करने पड़े, 81, 82 और 85, तब आरक्षण बचा अनुसूचित जाति जनजाति समाज का। उसके बाद में 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST के एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने का आदेश दिया तो पूरा देश आंदोलित हुआ और हमारे समाज ने जो अपना आंदोलन किया उसके चलते भारत की सरकार को संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करना पड़ा। मेरा यह मानना यह है कि अब देखिए, एक समय था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रीयकरण देश का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था, बैंकिंग भर्ती बोर्ड्स बनाए थे, उन लोगों ने देश में आरक्षण लागू किया, घर घर में रोशनी के रूप में एक नौकरी भेजी जिससे गरीबी की रेखा से हमारे लोग ऊपर आए। आज जो स्थिति है उल्टी है। आज सरकार की नीति है कि जो सरकारी क्षेत्र है उसका निजीकरण कर दिया जाए। जैसे एयर इंडिया सरकारी था, निजी हो गया। विद्युत बोर्ड पूरे देश के करीब करीब निजी कर दिए गए। LIC की बहुत सारी सर्विस निजी क्षेत्र को दे दी गई। इवन रेलवे जैसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में उसके बहुत सारे सेगमेंट प्राइवेट को दे दिए गए। इसी टाइप से हर जगह बैंक, जहाँ तक 28 नेशनल बैंक तो घटा करके उनको 10-12 पे लेकर आए। कहने का मेरा मतलब है, सरकार दिन पर दिन जो हमारा समाज है उसके हित तो सरकारी क्षेत्र में सुरक्षित थे, उसके हित तो निजी क्षेत्र में सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। और हमारी डिमांड 1997 से चल रही है कि सरकार को निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं है। इसके लिए कोई एक आदमी ये सोचे कि एक आदमी इसका समाधान कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है समाज को फिर एकजुट इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, अपने संगठनों की, अपनी जाति की, उपजाति की परिधि तोड़नी पड़ेगी।
SC और ST जो नाम बाबा साहब अम्बेडकर दे गए उसका अनुसरण करते हुए उसी पैरामीटर में अपना एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अपने समाज के जो हमारे हित आज सरकार के नीतियों के चलते आज बिल्कुल हम लोग जो है हाशिए पर पहुँचते जा रहे हैं, उन हम हितों को, उन हकों को बचाने में निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कोई राजनेता, कोई सांसद, कोई MLA या कोई भी नेता, कर्मचारी नेता या कोई किसी प्रकार का नेता इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर ये क्लेम करता है कि वो वर्तमान सरकार की जो अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी नीतियां हैं, जिनके चलते हुए अनुसूचित जाति जनजाति समाज के 40 लाख लोगों में करीब 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से रिटायरमेंट के माध्यम से VRS CRS के माध्यम से बाहर हो गए हैं, 7-8 लाख लोग करीब नौकरी में अभी बचते हैं और ये संख्या भी आने वाले 4-5 साल के अंदर लगभग ना के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा है कि जो डेवलपमेंट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राष्ट्रीयकरण की नीति के चलते हुए समाज को मिला था, बैकफुट पर समाज करीब करीब आ गया है। जहाँ तक राजनेताओं की बात करते हैं, राजनेता तो पार्टी से बंधे हुए हैं, वो पार्टी के पैरामीटर्स में काम करते हैं, समाज के हितों से उनको कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने समाज की पीड़ा को अपना पार्टी के लेवल पर उठा सकें। और आए दिन हर पार्टी के अंदर SC ST समाज की बेइज्जती होना, MPO की बेइज्जती होना, मिनिस्टर्स की बेइज्जती होना, ये तो सामान्य कोई कॉमन सी बात है, समझ बात आप। क्योंकि अपने दम पर वो सांसद नहीं बनते, अपने दम पर मंत्री नहीं बनते, किसी की रहमो करम पर सांसद और मंत्री बनते हैं। तो रहमो करम पर तो यह है कि बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स, अरे बेगर्स कभी उसकी मर्जी नहीं होती, कोई भीख दे दे ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है हालात बद से बदतर हैं, समाज की आने वाले दिनों में स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है और आने वाले दिनों में ख़राब स्थिति और होगी। मेरा आपके TV चैनल के माध्यम से अपने सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि आप अपने परिवारों को देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने समाज को नहीं देखोगे तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ कि जिस घर को आपने बनाया है, जिस परिवार को आपने बनाया है, उस परिवार की, उस घर की रक्षा के लिए एक मजबूत समाज का आपके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अगर एक मजबूत समाज आपके पीछे नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कोई भी आदमी आपके घर को और परिवार को छीन लेगा और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी चेतने का समय है, जागने का समय है। अभी बात में अभी सुधार होने की संभावना है। अगर आज भी हम लोग अम्बेडकरवाद को अपने जीवन में उतार लें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझ लें, पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ, तो जो संकट समाज के सम्मुख आने वाले 5 साल या 10 साल के बीच पैदा होने वाला है, उसका समाधान हम आज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या 10 साल तक इसी तरीके बढ़ती रही और हमने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं किया, तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत देर हो जाएगी और फिर इस समस्या का समाधान करना शायद किसी के बूते की बात नहीं होगी। बिल्कुल सर, बैंक और जैसे LIC जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण जब हुआ, उसके बाद जो पीढ़ी इसमें आई एज ए कर्मचारी और अधिकारी के रूप में, उनमें से कई सारे अब सेवानिवृत्त की ओर बढ़ गए, बहुत सारे निवृत्त भी हो गए हैं। तो ऐसे में नई जो भर्ती है या संगठन के दबाव में जो नई भर्ती होना चाहिए, क्या उन पदों को रखा जा रहा है, उसको वैनिश किया जा रहा है, या नई भर्ती के संदर्भ में कुछ नीति जीवन निगम चला रही है, इसके संदर्भ में कुछ? देखिए, न केवल भारतीय जीवन बीमा निगम बल्कि पूरे देश के अंदर मैंने जैसा कहा कि जब सेवाओं को हमने निजी क्षेत्र को दे दिया, जैसे मैं समाज को बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी जनरली हमारे SC समाज के, ST समाज के लोग हुआ करते थे, आज हमने प्राइवेट को दे दिया, वही काम कर रहा है, वही स्वीपर समाज हमारा, सफाई कर्मी हमारा काम कर रहा है। तब उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये थी, आज उसकी तनख्वाह 7,000 है। उसका शोषण हुआ, 8,000 किसी सामान्य जाति के ठेकेदार की जेब में चला गया। इसी टाइप से जितनी भी सर्विसेज प्राइवेट की गई हैं, उससे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का नुकसान हुआ है और जो लोग ठेकेदार बने हैं बीच में, उन लोगों का फायदा हुआ है। अभी आपने सवाल किया कि जब हम सरकारी क्षेत्र को लगभग समाप्ति की तरफ लेकर ही जा रहे हैं, तो वैकेंसीज पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैकेंसी कहीं निकलती भी हैं छोटा मोटा, तो उसमें तो कई बार हमने देखा कई जगह रिजर्वेशन भी लागू लोग कर रहे हैं। अब तो भारत सरकार ने इवन IAS की सर्विसेज में भी लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें SC ST का कोई रिजर्वेशन लागू नहीं कर रही है। उसको लेकर लोकसभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ है। तो मेरा कहना है कि वर्तमान सरकार का अनुसूचित जाति जनजाति समाज के वेलफेयर से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, उनको समझते हुए इस पर अपनी पहल करनी चाहिए और अपने समाज को एक मजबूती देते हुए, अपने समाज की समस्या को प्राथमिकता देते हुए
इसमें अपनी भूमिका को भी सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए। सर, लंबे अरसे से आप संगठन को चला रहे हैं। इस संगठन में आपने जो बताया कि अम्बेडकरवादी कोई भी व्यक्ति निराशा में नहीं जा सकता, तो ये लंबे समय के सफ़रनामे में ऐसे कोई अनुभव है कि जो समाज के सामने आप कहे कि इस अनुभव में कर्मचारी अधिकारियों का जो संगठन में रहा हो आपको, कि समाज के सामने वो बताया जाए, उस पर गुरूर किया जाए या उसको दीर्घकाल के लिए स्मरण में रखा जाए, ऐसे कोई अनुभव? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, समाज में बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, और गरीब परिवार से आने के बाद में मैं केपी चौधरी आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में जब मुझे सम्मान प्राप्त होता है, जब मेरा समाज मुझे सम्मानित करता है, जब मेरे पर भरोसा विश्वास करता है, जब मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं कोई प्रधानमंत्री के परिवार से निकल के नहीं आया, मैं किसी केंद्रीय मंत्री घर में पैदा नहीं हुआ, मैं एक लेबर क्लास के में पैदा हो करके बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतार करके मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मेरा ऐसा मानना है, मुझे बहुत आनंद है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। मैं साथ साथ उनसे ये कहता हूँ कि ये जो कलम है मेरा, इस कलम में इतनी ताकत जरूर रखिएगा कि मेरे सामने कोई भी मेरे समाज का व्यक्ति आए तो उसे निराश होकर मत जाने देना। जिस समस्या के लिए, जिस सहयोग के लिए मेरे पास आता है, मुझे इस लायक हमेशा रखना जिससे कि मैं उसके काम आ सकूं, उसकी समस्या का समाधान कर सकूं, उसके आंसू पूछ सकूं, और मुझे इतनी ताकत जरूर दीजिएगा। और मुझे ये बताते हुए समाज को मैं अपने आप को बहुत ही, मैं खुशी से ये बात शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए बात कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं, बाबा साहब ने निश्चित रूप से मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनके काम आता हूँ, उनके आंसू पूछने में मेरा योगदान होता है, उनको सहयोग दे करके मुझे एक खुशी आनंद की अनुभूति होती है। और शायद यही कारण है कि आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुझे आज एक पहचान मिली है, उसका एक मुख्य कारण यही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरी कार्यशैली, मेरा अम्बेडकरवाद को जीवन में अपनाना और अपने समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। बिल्कुल। कुछ देर पहले जो हमने चर्चा में सुनी आपकी, एक खुशी का माहौल था, सभी अधिकारी कर्मचारी जो बैठे थे, कि बहुत देर अरसे के बाद पश्चिम जोन में आपका कार्यक्रम बहुत बड़ा रहा और सफल रहा। इसकी खुशियाँ सबकी चेहरों पे, उनके चर्चाओं में झलक रही थी। क्या इसकी क्या बात है, ये क्या वजह? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा अभी आपने सवाल किया कि प्रबंधन है, जैसे ही मैंने अभी टोरंटो में ही कहा, जो मेरा अपना संबोधन था, मैं केपी चौधरी बोल रहा हूँ, आया हूँ ऐसे देश से जो भरा हुआ है जातिवाद से, जिसके गोदाम भरे हैं जातिवाद से, जिसकी रग रग में, कण कण में जातिवाद है। मैं ऐसे देश से आया हूँ। तो जहाँ जातिवाद होगा वहाँ भेदभाव होगा। तो जो वेस्टर्न जोन के अंदर भेदभाव हमारे लोगों के साथ हो रहा था, उससे लोग परेशान थे, पीड़ित थे। आज पूरे दिन उसी विषय में चर्चा हुई, बातचीत हुई, समस्याएं रखी गई, समाधान हुए। एक रचनात्मक, जो आपने कहा कि मैंने आज वेस्टर्न जोन का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, और महाराष्ट्र और गुजरात भारत के बड़े प्रांत हैं, तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आज सारे आए हुए थे, और आपने खुद ही माना कि उनके चेहरे पर आज आपने खुशी देखी। तो खुशी का कि मेरा आगमन करीब 2 साल के बाद आज यहाँ पर बॉम्बे में हुआ काफ़ी, क्योंकि मेरे पूरी दुनिया में टूर प्रोग्राम रहते हैं, तो 2 साल के बाद आज मुझे बॉम्बे आने का अवसर मिला। और आज जो पूरे दिन चर्चा रही, उन चर्चाओं में साथियों की समस्याएं प्रबंधन के सम्मुख रखी गई, और प्रबंधन ने उस सभी समस्याओं पर रचनात्मक निर्णय लेते हुए उनका समाधान करने का सबको वचन दिया। ये दीर्घ अनुभव, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये दीर्घ अनुभव आपका कर्मचारी अधिकारियों के बीच संगठन का, इससे प्रेरित समाज हो, नए युवक हो, इसके लिए आप क्या एक संदेश जो है क्या वहन करना चाहोगे? मैं माता पिता को ये कहता हूँ कि अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो उस लाभ के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताइए। आप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भेजना चाहिए, लेकिन उन्हें अम्बेडकरवाद जरूर सिखाइए। अम्बेडकरवाद से आप उसको छिपा करके, आपको जीवन में जो अनुभव रहे कि आप नौकरी में आए, सर्टिफिकेट लगाया, सरकार की नौकरी में आपके मीठे खट्टे जातिवाद जो देश में उससे अनुभव रहे, उस अनुभव के आधार पर ज़्यादातर माँ बाप ने अपने बच्चों को SC ST वाली बात समझाई नहीं, अम्बेडकर बात समझाया ही नहीं, बुद्धिज़्म समझाया ही नहीं,
तो वो क्या है, वो बच्चे बिल्कुल उससे अनभिज्ञ रह गए। अनभिज्ञ रहने के कारण वो बाबा साहब मिशन से जब उनको उसका ज्ञान ही नहीं, जैसे हमारे माता पिता ने हमको बताया कि बेटा अम्बेडकर जी ऐसे थे, अम्बेडकर साहब ऐसे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया, जय भीम बोलो, ये सब बातें एक संस्कार के रूप में हमको प्राप्त हुई और वो हमारे अंदर उनका समावेश भी हुआ। तो ज़्यादातर माँ बाप ने क्या किया कि उन्होंने नौकरी में आने के बाद में जो उनके कटु अनुभव रहे जातिवाद के चलते, उन्होंने अपने बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ लेने तक की तो बात बताई, बट रिजर्वेशन को कायम कैसे रखा जाए या उन बच्चों की भागीदारी इस आंदोलन में कैसे हो, उससे उन्होंने दूरी बनाई। दूरी बनाने का नुकसान ये हुआ कि पुरानी जनरेशन लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है और जो नई जनरेशन है उसका अम्बेडकरवाद से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। और यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि अगर जो बच्चे कामयाब हो गए, या तो अगर लड़का है तो उसकी जो पत्नी है, जो लड़का है जो उसकी पत्नी है वो जनरल कैटेगरी की है, लड़की है तो उसका पति जनरल कैटेगरी का है। दोनों स्थितियों में अम्बेडकरवाद को बड़ा झटका लगा है। अगर घर में जनरल कैटेगरी की लड़की आ गई है तो वो अम्बेडकरवाद को नहीं पनपने देती, अगर लड़की किसी जनरल कैटेगरी के साथ चली गई है तो वो अम्बेडकरवाद को नहीं पनपने देती। एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान अम्बेडकरवाद के लिए हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये सोचते जैसा कि हमारे ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं, अगर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ रहे थे वहाँ प्रोफेसर बन कर के इंडिया नहीं आते तो शायद कोई आईएएस इंडिया में नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में रिजर्वेशन नहीं है, नेपाल में रिजर्वेशन नहीं है, श्रीलंका में रिजर्वेशन नहीं है, मॉरिशस में रिजर्वेशन नहीं है। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर SC ST के लिए राजनीति में 25% और सरकारी नौकरी में 22.5% का रिजर्वेशन। अगर आपने इस लाभ को उठाया है तो आप समझिए किसी ने आपके लिए काम किया है। तो आप अपने बच्चों को जो अब अलग थलग आपने कर दिया है, तो आपने आने वाले दिनों में जो चुनौतियाँ समाज के सम्मुख आएंगी उन चुनौतियों को कौन झेलेगा? मेरे जाने के बाद या आपके जाने के बाद तो समाज की जो नई जनरेशन है वो उनको फेस करेगी, बट उसके साथ में माँ बाप ने गैप पैदा कर दिया है। वो गैप जो पैदा हुआ है वो पूरे समाज के अगेंस्ट गया है। विदेश भेजिए बहुत अच्छी बात, पर अम्बेडकरवाद के साथ भेजिए। अगर जनरल कैटेगरी में शादी कर रहे हैं तो अम्बेडकरवाद को वहाँ कायम रखिए। समाज के साथ दूरी मत बनाइए, समाज के साथ गैप मत बनाइए, समाज को मत छोड़िए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घरों की, अपने परिवारों की रक्षा करना चाहते हैं, आपको आपके अपने सशक्त समाज की आवश्यकता हर कदम पर पड़ेगी। अगर आप कहीं अकेले पड़ेंगे तो आपको इस देश के जातिगत सिस्टम का शिकार होना पड़ेगा, आपको अपमानित होना पड़ेगा, और इसकी सीमा कहाँ तक जाएगी आने वाले दिनों में इसकी कल्पना अभी हम नहीं कर सकते। बट ये निश्चित है कि जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संदर्भ में बटोगे तो कटोगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मत जाति के आधार पर बटो, मत उपजाति के आधार पर बटो, मत संगठनों के आधार पर बटो। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का एक नाम बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, ये सबसे बड़ा नाम है। भारत का संविधान हमारा सर्वोपरि है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सर्वोपरि है। इन दोनों को ही अपना सर्वोपरि मानते हुए सब लोग एकजुट इकट्ठे हो जाओगे तो आने वाले दिनों में जो संकट समाज के सम्मुख पैदा होने जा रहा है उसको हम उससे निपट सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए बहुत ही दुखदायी होगा, और इसमें समाज को हर पल और हर क्षण मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे अनुभव होंगे जिनकी शायद हमने भी कल्पना भी नहीं की है। तो मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने समाज से यही अपील है, जो मैंने सीखा है, समझा है, कि बटोगे तो कटोगे। आप सब इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतारो, और बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतारने में ही हम सबकी सदगति है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बिल्कुल। व्यक्ति, युवा, समाज और संगठन, इस सारे संदर्भ को आपने अम्बेडकरवाद की व्याख्याओं में इस तरह से पिरोया है कि आने वाली पीढ़ी को इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी, और जो पीढ़ी अब आपके साथ संघर्ष कर रही है उसको इससे सीख जरूर मिलेगी। आपने ये जो बात कही इसके लिए हम त्रिवेज मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आभारी है। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नमोदाय।